प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं हिंदी व्याकरण का अध्याय 1 में व्याकरण के बारे में सीखेंगे, समझेंगे कि भाषा के मौखिक तथा लिखित रूप को सही ढंग से समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। कि बच्चों, अगर हमें किसी भाषा को अच्छे से समझना है, उसका अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तभी हम उस भाषा को मौखिक यानी बोल पाते हैं और लिख पाते हैं। व्याकरण द्वारा हमें भाषा के मानक रूप एवं नियमों की जानकारी मिलती है। मानक रूप बच्चों जिसे पढ़े लिखे लोग प्रयोग करते हैं। कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान तभी हो पाता है जब हम व्याकरण के नियमों को सीख लेते हैं। इसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना तथा लिखना सीखते हैं। अतः कहा जा सकता है व्याकरण वह शास्त्र है। शास्त्र का मतलब है बच्चों नियमों की एक पुस्तकें, जो हमें किसी भाषा के नियमों को सिखाकर उसके शुद्ध रूप से परिचित कराता है। इसीलिए बच्चों हम हिंदी में व्याकरण सीखते हैं और इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं, ताकि हम उस भाषा को अच्छे से सीख पाएँ, उसका शुद्ध रूप हमें पता लग सके। आगे बच्चों व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार। इस अंग में वर्णों की बनावट, वर्णों के भेद, उनके उच्चारण, प्रयोग तथा संधि के विषय में जानकारी दी जाती है। नाम से जैसे पता लग रहा है बच्चों वर्ण विचार के वर्णों के बारे में इसमें हम सीखते हैं कि वर्ण के कौन से भेद हैं, उनकी क्या बनावट है, उनका कैसे उच्चारण किया जाता है, और उनसे संधि के नियम सीखते हैं कि वर्णों का किस तरह से मिलान किया जाता है। सेकंड है शब्द विचार। इस अंग में शब्द रचना, उसके भेद, शब्द संपदा, शब्द रूपांतर आदि तथा उनके प्रयोग व्यवहार का वर्णन किया जाता है। कि इस अंग में बच्चों शब्दों के बारे में डिटेल में सीखा जाता है कि शब्दों की रचना कैसे हुई, शब्दों के कौन कौन से भेद हैं, शब्दों के कौन कौन से शब्दकोश में कौन कौन से शब्द हैं, और शब्दों का रूप किस तरह से परिवर्तित किया जाता है। नंबर 3 वाक्य विचार। इस अंग में वाक्य और उसके अंग, पदबंध, बनावट, भेद, वाक्य विश्लेषण, पद परिचय, शुद्धता, विराम चिन्ह आदि का ज्ञान मिलता है। ये 3 अंगों में व्याकरण को बांटा गया है, जिसे हम आगे व्याकरण में डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बच्चों साहित्य। साहित्य का मतलब है कि जिस भाषा में पुस्तक लिखी जाती है उसे ही साहित्य कहा जाता है। साहित्य की रचना बच्चों 2 तरह से होती है। आइए पढ़ते हैं कि प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य होता है। साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा जाता है। दर्पण इसलिए कहा जाता है बच्चों कि साहित्य यानी जो कहानियाँ हैं, निबंध हैं, जो ये लेखक दिखाए गए हैं, ये प्रसिद्ध लेखक के चित्र हैं जो साहित्य की रचना करते हैं। तो इनकी कहानियों से समाज को नई दिशा मिलती है, शिक्षाएं मिलती हैं, इसलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। हमने भी देखा कि हम जब पाठ पढ़ते हैं हिंदी की अपनी पुस्तक में, कविताएं पढ़ते हैं, तो उनसे हमें अनेक तरह की शिक्षाएं मिलती हैं, तो समाज को एक नई दिशा देने का काम करता है, इसलिए इसे दर्पण कहा गया। समाज के लोक हित में रची रचनाएं साहित्य कहलाती हैं। कि समाज की भलाई के लिए लेखक और कवि साहित्य की रचना करते हैं। साहित्य ज्ञान का संचित कोश है। यह युगों से एकत्रित ज्ञान का भंडार है जो पीढ़ियों से संचित होता आ रहा है। यह 2 प्रकार का होता है। गद्य साहित्य। गद्य का मतलब बच्चों पाठ से है। पाठ में भी कई तरह के वर्ग बांटे गए हैं, जैसे निबंध, अनुच्छेद, कहानियाँ।
कि सामान्य बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करना गद्य है, कि इसमें बच्चों साधारण वाक्यों के रूप में लेखक अपने विचार प्रकट करते हैं। तो साहित्य का यह रूप गद्य कहलाता है। इसके अंतर्गत निबंध, अनुच्छेद, कहानी, पत्र, संस्मरण, उपन्यास, नाटक और एकांकी आदि आते हैं, कि लेखक इन वर्गों में अपने साहित्य को बांटते हैं। तो यह गद्य साहित्य कहलाता है। कुछ प्रमुख साहित्यकार हैं प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, मनु भंडारी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, कि ये बच्चों प्रसिद्ध लेखक और लेखिका के नाम हैं। इनके चित्र भी दे रखे हैं। प्रेमचंद का चित्र है, ये महादेवी वर्मा है। तो इस तरह से ये अपने विचारों से समाज को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। दूसरा है बच्चों पद्य साहित्य। जब कोई साहित्यकार तुकबंदी अथवा लय द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है तो उसे पद्य कहा जाता है। तुकबंदी का मतलब है बच्चों कि अपने विचारों को, तुकबंदी का मतलब लय, कि लय किस में प्रकट होती है? कविता में। तो कविता का जो वर्ग है उसे पद्य साहित्य कहा गया है। इसमें कविता, दोहे, छंद, ये सभी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। साखियाँ भी इसी में शामिल हैं। इसके अंतर्गत छंद, चौपाई, दोहा, पद, गीत, कविता आदि आते हैं। कुछ प्रमुख कवि हैं कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि। तो ये प्रमुख कवि और कवित्री के नाम हैं। तो आपको याद रखना है कि साहित्य को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। गद्य साहित्य जिसमें पाठ हैं, पद्य साहित्य जिसमें हमारी कविताएं शामिल होती हैं। तो बच्चों आपको ये आज अच्छे से रिवाइज कर लेना है। इसके बाद कंप्लीट चैप्टर का एक रिवीजन दिया गया है। आव दोहराए में पूरे पाठ का सार होता है। इन पॉइंटों को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये पूरे पाठ का सार दिया गया है। नेक्स्ट टाइम हम जो पर्सन है, परिभाषा से संबंधित पर्सन, इनकी परिभाषाएं मैं आपको लिखकर भेज दूंगा। लेकिन जो पेंसिल से करने वाले हैं, जैसे सही विकल्प पर निशान लगाइए, ये आपको खुद करने हैं। आप ये पाठ को रिवाइज करके अपने आप कर सकते हैं। ध्यान रखना कि पेंसिल से आपको इन बॉक्सेस में सही विकल्प पर निशान लगाने हैं। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति आपको पेंसिल से करनी है। भाषाओं की लिपियों के नाम इनमें लिखने हैं कि किस भाषा की कौन सी लिपि है। इसके बाद निम्नलिखित अमानक रूपों के मानक रूप, अमानक का मतलब होता है बच्चों अशुद्ध रूप, कि ये अशुद्ध रूप में लिखे गए हैं। इनके हमें मानक रूप यानी शुद्ध रूप इनमें लिखने हैं। आप ये सभी लिख लेना। नेक्स्ट टाइम में मैं आपसे डिस्कस करूँगा और आप चेक करते रहेंगे कि आपने ठीक लिखा या नहीं, इसलिए पेंसिल से लिखना। लास्ट टाइम हमने बोलियों के उदाहरण पढ़े थे कि राजस्थानी की 2 बोलियाँ, पहाड़ी हिंदी की 2 बोलियाँ, पूर्वी हिंदी की 2 बोलियाँ, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियाँ इसमें आपको फिल करनी है। इसके बाद खेल में आप ये खेल में कर सकते हो कि ये टेबल जो दी गई है, इस टेबल में कुछ भाषाओं और लिपियों के नाम लिखे गए हैं। उन्हें ढूंढकर अलग अलग रंग में भरिए। कि भाषाओं के लिए एक हम अलग रंग प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हरा रंग ले लिया। लिपियों के लिए दूसरा एक रंग ले सकते हैं, जैसे नीला रंग ले लिया। तो 2 रंगों में इनको हमने रंगना है। भाषाओं को एक रंग में, लिपियों को दूसरे रंग में। तो आप ये खेल में अपने आप कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।